एक ऐसा एक्टर जिसके करियर पर टेररिस्ट होने का दाग लगा, एक ऐसा एक्टर जिसके करियर में उसकी मूवीज़ को लेके कम बल्कि उसकी कंट्रोवर्सी को लेकर ज़्यादा चर्चे होते हैं। इस एक्टर ने जितनी मूवी नहीं की है अपने करियर में उससे ज़्यादा रिलेशनशिप में था या अरेस्ट से लेकर टेररिस्ट कनेक्शन तक सब तरह के इल्ज़ाम लगे इसे सेक्टर पे। इतना सब कुछ होने के बाद ज़िंदगी लगभग बर्बाद होने ही वाली थी कि तभी एक बायोपिक आती है, यही है कह लो वॉशिंग मशीन आती है। एक ऐसे वॉशिंग मशीन जिसने की पूरी इमेज को वाइट वॉश कर दिया। अब तक शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ पे आप बात कर रहा हूँ बाबा की, यानी कि संजू बाबा की। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या उत्तर प्रदेश बाबरी मस्जिद को हिंदुओं ने डेमोलिश कर दिया था, जिसके बाद देश भर में अलग अलग जगह कई सारे रॉयल्स हुए, कई सारे लोगों को चुन कर मारा गया, जिसमें से सबसे ज़्यादा भयानक मुंबई 1993 बम ब्लास्ट था। 12 मार्च 1993 बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज के बिल्डिंग के बेसमेंट में एक कार पार्क हुई। दोपहर के 1:30 बजे इसी के बेसमेंट में पार्क हुई उस कार में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कि 84 लोगों की जान चली गई जाती है। करीब 225 लोग जख्मी हुए थे। उस कार में आरडी रखी हुई थी और उसे एक टाइमर के जरिए उड़ा दिया गया था। बीएसए में हुए इस धमाके के करीब 45 मिनट बाद बम्बे की मंडी में भी एक धमाका होता है, जिसमें कि 5 लोगों की जान चली जाती है और न जाने कितने लोग जख्मी होते हैं। इस धमाके में 15 मिनट बाद की एक ऐसी जगह पर बम ब्लास्ट होता है जहां पर किसी ने कल्पना नहीं की थी कि, और वो था शिवसेना भयान, यानी कि शिवसेना का हेड क्वार्टर। इस धमाके में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 50 जख्मी हुए और भी मुंबई के कई सभी जगहों पर धमाके हुए थे, कहीं बस में तो कहीं कॉलोनी में। मुंबई में एक के बाद 112 जगहों पर लगातार बम ब्लास्ट होने के बाद मुंबई पूरा डरा हुआ था। मुंबई पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। सीबीआई में के मुताबिक इस बम ब्लास्ट में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे ज़्यादा आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, मगर देश के फाइनेंशियल कैपिटल पे इतना भयानक हमला हुआ और उसे वहाँ पे रखा कैसे गया और इतने सारे आरडीएक्स आए कहाँ से? ऐसे कई सारे सवाल पुलिस से लेकर आम जनता के दिमाग में भरे हुए थे, जिसके बाद शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन। 12 मार्च 1993 को ये ब्लास्ट हुआ और 12 मार्च 1993 होते ही इस केस के सीबीआई को सौंप दिया जाता है। इस केस को लीड कर रहे थे डीसीपी राकेश मरिया और उनकी टीम लग जाती है काम पे। जिसके बाद इन्हें कहीं से खबर मिलती है कि बाबा मूसा चौहान नाम का एक आदमी था, जिसने कि यह वेपन स्टोर किए थे और डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे, जो कि इस अटैक में काम आए। राकेश मरिया ने तुरंत अपनी टीम से कहा कि बाबा मूसा चौहान को अरेस्ट करने की कहा। मूसा को अरेस्ट करने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो उसने कहा कि मैं इस बम ब्लास्ट में अकेले शामिल नहीं था, इसमें 2 लोग और भी शामिल थे जिन्होंने मेरा साथ दिया है। वो 2 और लोग हनीफ कर्नवाल और समीर हिंगोरा थे। मुंबई के काफ़ी जाने माने पैसे वाले लोग। हामी बांद्रा का फेमस दावा रेस्टोरेंट का मालिक था और समीर इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IMPPA का प्रेसिडेंट था और ये दोनों साथ में मैग्नम वीडियो नाम के कंपनी चलाते थे, जो कि एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी। वो काफ़ी अमीर लोग थे जिनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे रॉयल से सपोर्ट था। वो उन्हें क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं था। काफ़ी पूछताछ के बाद फाइनली उन लोगों ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलने के तुरंत बाद उन्होंने एक ऐसा नाम लिया जिसको सुन के राकेश मरिया के साथ साथ वहाँ खड़े किसी पुलिस वाले को अपने कानों में यकीन ही नहीं हुआ, जिन्होंने तुरंत राकेश मरिया को टोंट मारा कि आप लोग बड़े लोगों को पकड़ने नहीं क्या? राकेश मरिया ने उनसे पूछा कि कौन बड़े लोग, किसकी बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा संजू बाबा। उन्होंने पूछा कि संजू बाबा कौन है? तो उन्होंने कहा अरे संजय दत्त, वही हीरो। राकेश मरिया ने पूछा संजय दत्त तो कैसे इन्वॉल्व है इस केस में? राकेश को इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ और फिर यही से इस पूरे मुंबई बम ब्लास्ट में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बाद एक गलत सबूत यानी कि राकेश मरिया के करियर पर खतरा संजय दत्त का नाम आने जाने के बाद और सबूत इकट्ठा होने के बाद राकेश मरिया ने जॉइंट कमिश्नर MNC के फ़ोन करके ये सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए। MNC ने DSP से यह पूछा कि वो बैग कहाँ है जिसमें कि संजय दत्त ने हथियार रखे थे। डीसीपी मरिया उनसे कहते हैं कि वो बैग अब उसके बेडरूम में है। जॉइंट कमिश्नर MNC और डीसीपी राकेश मरिया ने फैसला लेते हैं कि संजय दत्त जो कि उस टाइम मॉरिशस में था, आतिश मूवी के शूटिंग के लिए उसके घर वापस आने के बाद उसके घर की तलाशी लेना सही रहेगा, क्योंकि सुनील दत्त उन दिनों अपने ही सरकार खिलाफ धरना वगैरह कर रहे थे और संजय दत्त के घर की तलाशी ली जाएगी तो सबको ये लगेगा कि उसके पीछे ये पॉलिटिक्स है। डीसीपी मरिया और MNC ये प्लान बताते हैं कि जब संजय दत्त फ्लाइट से उतरेगा तभी उसे अरेस्ट कर लेंगे और गन के अलावा किसी और को यह बात पता न चले, ऐसा कमिश्नर राकेश मरिया को कहा। लेकिन
अगले ही दिन डेली न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल छापा होता है जिसमें कि लिखा होता है कि संजय दत्त AK-56 गन इस खबर को छापा था कि बालजीत परमार ने ये वही रिपोर्ट है जिन्होंने संजय दत्त के खिलाफ पहली बार कोई खबर छापी थी। इस खबर के छपते ही इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगती है। अब बलजीत परमार को ये कैसे पता चला कि ये खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि इस इंटरव्यू में बलजीत परमार कहते हैं कि वाईसी पवार जो कि इस केस के इन्वेस्टिगेट ऑफिसर में से एक थे, उनसे पूछते हैं कि सर कुछ डेवलपर्स तो हड़बड़ी में कार में बैठे हुए वाईसी पवार वह यह कहते हैं कि हाँ एक MP के बेटे का नाम आ रहा है। अब महाराष्ट्र में MP तो बहुत सारे थे, उनसे कौन सी ऐसे MP की यहाँ पे वाई से पवार बात कर रहे थे। तो उस दिन उन्होंने रात में एक ऑफिसर को फ़ोन किया जिसका नाम अरूप पाटनेक था। आरोप के बलजीत परमार से कहा कि कल आ जाओ मिलने। अगले दिन जब बलजीत परमार उनसे मिलने पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे थे, लेकिन लंच के टाइम अरूप पाटनेक ने उन्हें अपने पास बुलाया। तब बलजीत परमार ने उनसे पूछा कि मैंने सुना है कि आप किसी MP के बेटे को उठाए हैं। क्वेश्चनिंग के लिए अरूप पटनायक हंसते हुए यह बोले कि नहीं अभी उठाया तो नहीं है, बस अभी वो विदेश में शूटिंग कर रहा है। बस यही सारी बातें क्लियर हो गई है कि कौन है वो MP जिसका बेटा एक्टर है और वो विदेश में शूटिंग कर रहा है। लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए बलजीत परमार ने संजय दत्त को फ़ोन किया क्योंकि बलजीत परमार सुनील दत्त को जानते थे, लेकिन उधर सुनील दत्त इनके कॉल को अवॉइड कर रहे थे। तो ऐसे ही किसी ने कहा कि सुनील दत्त इस टाइम जर्मनी गए हुए हैं। सुनील दत्त जर्मनी जिससे मिलने गए थे उसको अच्छे से बलजीत परमार भी जानते थे। तो बलजीत परमार ने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने भी मना कर दिया कि सुनील दत्त तो यहाँ पे नहीं है। तो बलजीत परमार ने कहा कि कोई बात नहीं, सुनील दत्त से यह कह देना कि उनके बेटे संजय दत्त का नाम आ रहा है मुंबई के बम ब्लास्ट में, और सबसे ज़रूरी बात पर एक आर्टिकल छापने वाला हूँ मैं। अब संजय दत्त का फ़ोन आता है तो बलजीत परमार के पास वो कहता है कि आप पापा को ढूंढ रहे थे, क्या बात है बताइए। तो बलजीत परमार संजय दत्त को अच्छे से बताते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी हथियार है तो उसे चुपचाप जमा करवा दीजिए। फिर संजय दत्त ने उनसे कहते हैं कि आपको इस पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पापा से बात कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं है। बलजीत परमार फिर से कहते हैं कि अगर आपके पास कोई वेपन है और तो उसे जमा कर दीजिए, अमर एक्ट का केस बनेगा, छूट जाएंगे कुछ सालों में। लेकिन संजय दत्त का नहीं मानते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैंने ये सेल्फ डिफेंस के लिए लिया है, अपने लिए। बलजीत परमार संजय दत्त से कहते हैं कि ये हथियार जो है जो आपके पास ना यही डिफेंस के लिए नहीं ऑफेंस के लिए यूज होता है। तो कुछ ऐसे कंफर्म हुआ था कि संजय दत्त के पास AK-56 हथियार और बलजीत परमार इस आर्टिकल को छापते थे। 19 अप्रैल रात के 2 बजे संजय दत्त की फ्लाइट लैंड करती है और लैंड करने के साथ ही DCP राकेश मरिया और उनकी टीम संजय दत्त को अरेस्ट कर लेती है। संजय दत्त को अरेस्ट करने के बाद पूरा का पूरा बॉलीवुड संजय के सपोर्ट में आ जाता है। पुलिस वालों पर बहुत प्रेशर होता है, यह ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यही खबर होती है। अब बारी आती है संजय दत्त से पूछताछ करने की। शुरुआत में संजय दत्त कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन तभी तुरंत राकेश मरिया उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारते हैं और उनसे कहते हैं कि जेंटलमैन की तरह पूछ रहा हूं तो जेंटलमैन की तरह जवाब दो। जिसके पास संजय दत्त उनसे कहते हैं कि हैंकी सर मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं। ये कहते हैं कि रूम से सब चले जाते हैं, फिर भी होता है शुरू संजय दत्त का कन्फ्यूज। एक एक करके संजय दत्त राकेश भैया को सारी चीज़ें बता देते हैं और संजय दत्त की करीबी हर बात हनीफ और समीर के कहे गए बातों से मैच कर जाती है। लेकिन हथियार नहीं मिलते हैं क्योंकि संजय दत्त खुद से उनसे कहते हैं कि उन्होंने तो दिल्ली में छापे खबर के बाद उस हथियार को अपने दोस्तों के पास भेज दिया और उस हथियार को डिस्ट्रॉय करवाया दिया। यहाँ कहने का बाद संजय दत्त के फ्रेंड्स यूसुफ नुलवाला, अजय मरवा, तरसी अर्जनिरिया एंड रूसी मुल्ला को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय दत्त ने राकेश मरिया को कहा कि प्लीज डोंट टेल मी अदर। पुलिस दत्त को उसी दोपहर तुरंत कोर्ट में ले जाती है और उसके कुछ दिनों तक पुलिस के स्टेडियम में संजय दत्त को रखा जाता है। शाम को सुनील दत्त फ्रंट ब्रांच के ऑफिस पहुंच जाते हैं। जैसे ही संजू सुनील दत्त को देखते हैं वह उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सुनील दत्त जैसे ही ये सुनते हैं कि उनसे पाँव दुम हो जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि सिर्फ एक गलती की वजह से उनकी इज्जत और उनका बेटा दोनों हाथ से गए। राकेश मरिया के बातों पर यकीन नहीं करते, मगर जब संजय दत्त सुनील दत्त के पैरों में गिरकर रोने लग जाते हैं तो और अपनी गलती मान जाते हैं, तब सुनील दत्त के चेहरे का रंग
उड़ जाता है और सालों से कमाई, मेहनत और शोहरत उनके आंखों के सामने मिट्टी में मिल जाता है। अब कुछ सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि अगर संजू को सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखने भी थे तो उन्होंने इतने सारे क्यों रखे, वो भी AK-56 और ग्रेनेड जैसे हथियार। एक पिस्टल से भी काम चल जा सकता था। दूसरी ये कि जब उनके बांग्लों में हथियार से भरी वैन आई थी जिसमें इतने RDX रखे थे जिससे पूरे शहर को उड़ाया जा सकता था, तो वो क्या उन्होंने जरा सा भी शक नहीं हुआ कि ये सब क्यों आ रहा है मुंबई में, या फिर इसके पीछे एक बहुत भयानक प्लानिंग है। तीसरी बात, उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में पुलिस को क्लियर क्यों नहीं बताया, जबकि उनके पापा तो खुद ही एक MP थे। वो चाहते तो संजय दत्त का नाम बाहर भी नहीं आता और पुलिस तक भी एक खबर पहुंच नहीं पाती जिससे इतने बेगुनाह लोगों के जाने से बच जाती। जिस संजय दत्त को उसके देश वालों ने सुपरस्टार बनाया, उसी देश वालों के साथ गद्दारी करने के बावजूद भी आज भी संजय दत्त का एक सुपरस्टार वाला स्टेटस है। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली संजय दत्त के हाथ में मासूम लोगों के खून में है। मैं ये रंगे हुए, मगर जब ऐसे इंसान के ऊपर बायोपिक बनती है तो वो ऐसी बनती है जिसमें संजय दत्त को ही विक्टिम दिखाया गया था। एक इंसान जो कि अपनी पूरी जवानी एक ऐसा नोवा रहा जिसकी 308 गर्लफ्रेंड हुई हो, जिसने हर वो किया हो जो कि दुनिया में अवेलेबल है, जिसके डायरेक्टर कटआउट दाऊद के राइट हैंड छोटे शकील से ही हो, जिसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। जी, और मैं जी बस ये दुआ करूं लगे मैं जी। उसने ना जाने कितने मासूम लोगों को जान ली है। उन लोगों ने कभी इंडिया की भलाई नहीं चाहा। ऐसे में संजय दत्त जैसा एक्टर जब उनसे भी भाईजी कर रहा है, उनसे दोस्ती रखता है और इस देश के पब्लिक उसी को सर पर चढ़ाती है, तो यह काफ़ी अपने आप में शर्म की बात है। राजकुमार हिरोइनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि संजय दत्त अपनी हर एक गर्लफ्रेंड को एक ग्रेव यार्ड लेकर जाता था, जहां वह उसने किसी भी रैंडम ग्रेव को दिखाकर यह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मां से मिलाने लेकर आया हूं, ताकि वो इमोशनल उनसे अटैच हो जाए और बाद में उनसे फ़ायदा निकाला जा सके। एक ऐसे एडिटर इंसान को लिटरली हीरो पोर्ट किया है जिसकी बायोपिक में संजय दत्त में एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसे उसे कोई हीरो कहा जा सके। मगर यही बात प्रॉब्लम है ना, हमारे देश की लोग इतने भोले हैं कि इमेज को वाइट वॉच करने की वाली मूवी जाकर देखते हैं और एक ऐसे इंसान को फिर हीरो बना देते हैं। संजू और कुछ नहीं, बस संजय दत्त की एक PR मूवी थी जो कि उसकी बॉलीवुड में कमबैक को सक्सेसफुल बनाने के लिए बनाई गई थी, बस और कुछ नहीं। इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको यह डिसाइड करना है कि आप इसको एक असली हीरो मानना चाहोगे या फिर नहीं, या फिर ऐसा एक्टर जो कि हीरो कहलाने के लायक भी नहीं है। संजय दत्त की कहानी सुनकर मुझे इन्हीं का एक गाना याद आता है जो